सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। द्यामिर भाषा डैम जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज और मजबूत करने में अगर मैं कहूं कि एक अहम किरदार अदा करेगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज इस मंसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया गया। अच्छा, इस डैम की वजह से ना सिर्फ पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा बल्कि ये जो द्यामिर भाषा डैम है इससे सैलाब से बचाव और बिजली की पैदावार में इजाफा भी किया जा सकेगा। 272 मीटर ये डैम इस एतबार से अगर मैं बताऊं कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन डैम होगा कि ये RCC रोलर कंक्रीट कॉम्पैक्टेड से बनाया जाएगा और द्यामिर भाषा डैम तकरीबन नाजरीन 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करेगा। 4,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल होगा ये डैम, जिससे सालाना 18 अरब यूनिट से जायद कम लागत में बिजली भी पैदा की जा सकेगी। इस डैम की तामीर से तरबेला डैम की उम्र में मजीद 35 साल का इजाफा होगा, क्योंकि ये डैम जिस मुकाम पर बनने जा रहा है वो 315 किलोमीटर दूर तरबेला डैम की बालाई सतह पर वाक़ है और इस डैम से जो ज़ेरी इलाके हैं उनमें भी वाक़ जो पन बिजली मंसूबे हैं उनसे बिजली की पैदावार पर भी मस्बत असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। अच्छा नाज़रीन, जो ये भाषा डैम है वर्ल्ड बैंक के 1967 के प्लान में ये शामिल हो चुका था, जिसके मुताबिक 2010 तक ये मुकम्मल किया जाना था। 2010 तक ये मुकम्मल किया जाना था, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में अपनों और गैरों की तरफ से आड़े आने वाली रुकावटों के बायस अफसोस के साथ कहूँगी कि जो रुकावटें आड़े आई उनकी वजह से इसकी बरवक्त तामीर शुरू नहीं हो सकी। पाकिस्तान में जो डैम है वो कसीर तादाद में ना होने की वजह से पानी के हमने देखा कि शदीद मसाइल समेत बिजली की किल्लत, सैलाबी सूरत हाल जैसे जो बहरान हैं वो भी सर उठाते रहते हैं। लेकिन गुज़श्ता कई सालों की अगर बात करूँ तो गुज़श्ता कई सालों से डैम का मामला किसी न किसी वजह के बायस नज़रअंदाज किया जाता रहा, निगलेक्ट किया जाता रहा। एक बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये भी है कि यहाँ तवील मुद्दती मंसूबे और जो फैसले हैं उन पर ज़्यादा बहस नहीं की गई, क्योंकि तवील मुद्दती मंसूबों में जो सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा हुक्मरानों को वो ये था कि उस पर जो तख्तियाँ हैं ना वो बदलती रहती थीं, जैसे CPEC। अब CPEC का क्रेडिट ज़रा सोचें, मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक हर कोई ले रहा है। इसी तरह द्यामिर भाषा डैम कोई से नवाज शरीफ साहब का कारनामा कहता है, कोई से पीपल्स पार्टी से मुंसलिक करता है और आज इसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ ले रही है। जबकि होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि कौमी मंसूबे बग़ैर तख्ती के, ज़रा गौर से सुने नाजरीन, जो कौमी मंसूबे बग़ैर तख्ती के मुकम्मल किए जाते, कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बन रहे हैं मंसूबे, तख्ती कैसी, क्रेडिट कैसा? हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हो रहा है क्रेडिट क्यों लेना है कि मैंने किया, तुमने किया, इसने किया? ये बहस न जाने क्यों ख़त्म नहीं होती। अगर ये तख्ती के बगैर मुकम्मल किए जाते तो मुल्क का भला हो जाता और ऐसे मंसूबे सियासत की नज़र भी ना होते। लेकिन यह मंसूबे जो 5 सालों को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिए गए ताकि वोट बैंक किसी तरह मजबूत हो जाए, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि 5 साल वाले मंसूबे 10 सालों में भी मुकम्मल ना हो सके। कुछ हुए जिन पर सियासत जारी है। अच्छा, सियासत करें, बेशक कीजिए, जमहूरी मुल्क में सियासत ही तो की जाती है, लेकिन कौमी मंसूबों पर अगर इस तरह की डिबेट हो जाए तो फिर इनका हाल ऐसा ही होता है जैसा द्यामिर भाषा डैम के मंसूबे का हुआ। इस मंसूबे पर काम का आगाज़ हो चुका है और द्यामिर भाषा डैम से पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होगा। उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ इस मंसूबे के साथ इंसाफ करेगी, क्योंकि आवाम के साथ इंसाफ तो फ़िलहाल बड़े अफसोस के साथ कहूँ कि मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक के बाद एक बहरान से अवाम का सामने, और अल्लाह अल्लाह करे चीनी मिलना दस्तयाब हुई थी, अब आटा भी नायाब होने के आसार नज़र आ रहे हैं। 300 रुपये किलो तक आटा महंगा हो चुका है। डेयरी फार्म्स दूध महंगा करने का भी ऐलान कर चुके हैं जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, और के इलेक्ट्रिक बिजली ना देने का एतराफ़ कर रही है। पानी की बंदिश है, अद्वियात आपको मार्केट से गायब दिखाई देंगी, पेट्रोल सस्ता करो तो ढूंढे नहीं मिलता है। कोरोना के केसेस कम होने की वजह स्मार्ट लॉकडाउन है या फिर कम टेस्टिंग है, हर बंदे की अपनी राय है।
हुकूमत फैसले से अपोजिशन को इख्तिलाफ है, अपोजिशन की कोई राय हुकूमत को मंजूर ही नहीं होती। 18वीं तरमीम पर भी हम देख रहे हैं कि बहस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अच्छा, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की मुद्दत क्या पूरी हो चुकी है? ये बड़ा एक सवाल है जो आज हम पूछेंगे मेहमानों से। BRT मंसूबा कौन सी सदी में मुकम्मल होगा? के इलेक्ट्रिक का एतराफ़ जुर्म काफ़ी है या सज़ा ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है? गवर्नर सिंध के इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि हर किसी की समत अलग है, मंजर साफ नहीं है, होने क्या जा रहा है, तमाम लोग कंफ्यूज हैं, अवाम कंफ्यूज है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने की किसी हद तक कोशिश करते हैं प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उनका तारुफ करवा देती हूँ। तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें इम्तियाज़ शेख साहब। शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमात इस्लामी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ में शौकत बसरा साहब आपसे करना चाहूँगी। अब हर जगह पे एक ही डिस्कशन हो रही है, वसीम अकरम प्लस जा रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं, उनकी जगह कौन आएगा। आपसे पहले तो मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि उनके जाने की जो बाज़गश सुनाई दे रही है, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, और अगर वो वाकई जा रहे हैं, उनके जाने का वक्त आ चुका है, तो उनकी जगह कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? बसरा साहब, जब से उस्मान बुज़दार साहब आए हैं, हर रात को उनको लोग घर भेज के सोते हैं और सुबह फिर वो वज़ीर आला होते हैं। देखें, ये तो मेरे ख्याल में फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स यही काम चल रहा है। डेली कहा जाता है कि बुज़दार साहब आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। देखें, जब तक उनको पंजाब असम्बली का इत्मीनान हासिल है, जब तक उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और पार्टी के चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान, उनका इत्मीनान हासिल है, उस वक्त तक वो वज़ीर आला रहेंगे। और मेरे ख्याल में देखें, पार्टी यानी आपका ये कहना है, अगर मैं कंक्लूड करूं, कि मुखालिफिन की ये एक ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी, आपको ये लगता है? नहीं, मैं तो सिर्फ मैंने लफ्ज़ बोला था ना, लाइटर नोट। ये तो डेली कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार साहब आज गए, फिर अब आपकी इस बात से मैं जवाब निकाल सकती हूँ कि आपने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी आपको लगता है कि लाइटर नोट पे आपने बात की, यानी कल को ऐसा हो सकता है, फिर आप कहेंगे फिजा पूछेगी कि आपने कहा लाइटर नोट पे बात की थी। मैं आपको फिजा नहीं, मैं आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब दूंगा। चलिए बसरा साहब कंप्लीट करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे मिनिस्टर्स को, कईयों के पोर्टफोलियो चेंज किए, कई लोगों से वजारत वापस ली गई और वो अभी वो वजीर नहीं है। तो ये प्रोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है, और पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी और हमारे इत्तेहादियों का है। लेट्स सी, अभी बातें बहुत चल रही हैं। सही है जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि उनकी जगह किसी और को लाना है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल वो मीडिया के सामने हर बात आ जाएगी। अभी स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, बसरा साहब आपका पॉइंट अगर मगर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। उसका रिजल्ट कोई भी नहीं होता। सही है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी इम्तियाज शेख साहब। आपने बसरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने कहा लाइटर नोट पे मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं जाएंगे। जब मैंने पूछा कि अच्छा फिर इसका मतलब है कि वो नहीं जाएंगे, मुखालिफिन की राय, उन्होंने कहा जी नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा। यानी दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। शेख साहब, अगर वाकई बुज़दार साहब चले जाते हैं, वसीम अकरम प्लस साहब चले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस तब्दीली का आगाज़ हो जाएगा जो अपोजिशन काफ़ी अरसे से देखना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, अब पंजाब की सूरत हाल कोई अच्छी तो नज़र नहीं आती ना। वो बसरा साहब भी मानते हैं, दिल में उनको भी पता है, वैसे भी मतलब शायद टीवी पे ना कहें, लेकिन पंजाब की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वहाँ उनसे कोई अपनी MPA पार्टी के MPA भी नाराज़ हैं, उनकी जो अपने लोग हैं, उनके इत्तेहादी उनसे नाराज़ हैं। मतलब अपोजिशन तो चलो होगी, जब इत्तेहादी और हुकूमत चल रही हो, इत्तेहाद पे चल रही हो, कोलिशन पे चल रही हो, या उसके कोलिशन पार्टनर्स हों, या बहुत ही थिन मेजॉरिटी हो, तो उनकी बड़ी अहमियत होती है कोलिशन पार्टनर्स की। तो मतलब वो भी इनसे नाराज़ है, मुतमईन नहीं है। और दूसरा जो उनकी कारकर्दगी है, उससे भी लोग मुतमईन नहीं है। मतलब पूरी मीडिया, प्रेस और जिस तरह के रिमार्क्स आते हैं, जिस तरह के लोग मतलब बातें करते हैं, तो वो उनका ज़ाती प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो ज़ाती उनके साथ ताल्लुक़ है। खातून अव्वल के लिए कहते हैं कि वो उनकी सिफारशी हैं, तो मतलब इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो उस वजह से उसको रखा हुआ है। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का मतलब पंजाब में डिसकंटेंट शुरू हुआ है, तो मतलब उनका ज़्यादा देर तक रहना जो है मैं नहीं समझता। और उनके अपने वफाकी वज़रा जो कहते हैं कि मतलब ये तो मतलब गए ही गए, तो मैं समझता हूँ कि अवाम भी मुतमईन नहीं है उनके अपना कारकर्दगी से, और
उनके जो हलीफ हैं, जो जिनकी मेजॉरिटी से वो चल रहे हैं, वो भी नाराज़ हैं। और आपने देखा होगा कि मतलब काफ लीग और जो बाकी पार्टियों के लोग थे, तो अपोजिशन तो है ही है, और उसमें इनकी अपनी पार्टी के लोग भी मतलब उनसे खुश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हो सकता है कि फौरी तौर पे हो या ना हो, लेकिन मामलात हैं और ये रंग लाएगा। ये जो है ना, ये जो तब्दीली वाला काम है ना, ये आखिर होना है और जल्दी होना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के बड़े सूबे का इस तरह रवाज नहीं चल सकता। और उसमें आप देखें तो सही, उसमें मतलब 5 पंजाब के IG चेंज हो चुके हैं, 5वां IG है 2 सालों में, ठीक है जी। 3 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं मतलब वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा करें कि मतलब जब हेड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है IG पुलिस के हवाले से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी, तो वो ही जब मतलब 2 साल में तो क्या पॉलिसी होगी, क्या मतलब गवर्नेंस शेख साहब, हो सकता है कि यही तब्दीली हो जिसका नारा लगा था कि तब्दीली होगी, फेसेस चेंज हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की कमजोरी होती है ना, जो नहीं चला सकते लोगों को मतलब, या कोई इश्यूज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, जल्दी तब्दीली आएगी। सही, ठीक है जी। पराचा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बसरा साहब की, इम्तियाज शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक जी चलें, बसरा साहब को जरा 1 मिनट दे दूँ। पराचा साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बसरा साहब। अच्छा, यकीन माने मैं बड़ा ना मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा था, क्योंकि मैं तो घर के बंदा हूँ, मैं इनके साथ टाइम गुजारा है। अच्छा, 3 बारियां लेने वाले, अभी 3rd टर्म में, अभी इसको ले लेते हैं कंटिन्यूस। यानी कि सिंध में जहाँ पर हालत ये है, ना तालीम है, ना सेहत है, ना पीने का पानी है। लाड़काना जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है, वहाँ पर कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं मिलती है। और अंदाज़ा ये करें, ये बातें किस पे कर रहे हैं? पंजाब पे। शेख साहब को पता है सारे मामले का, कि शेख साहब सबसे बड़े नाकद होते थे जब ये, मैं पर्सनल तो बात करता ही नहीं, जब दूसरी पार्टी में थे। अभी भी सूरत हाल मैं फिर आपको कहूँ, अगर आप कंपेयर करें जो सिंध है, वहाँ पे जो करप्शन है, लूट मार है, जहाँ पे कमीशन माफियाज हैं, जिस तरह उसको बिहेव किया जाता है, उसमें अगर यहाँ पर फिर मैं कहूँ कि सरदार उस्मान बुज़दार चूँकि एक न्यू फेस थे, न्यू चेहरा है, और बहुत सारे लोगों को ये टॉलरेट नहीं हुआ कि यहाँ पर तो नस्ल दर नस्ल, अगर मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो पंजाब के वज़ीर आला अंडरस्टूड उनके छोटे भाई होंगे। इसी तरह उनका अगर वो मरकज़ में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ हैं, यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज हैं। सो लेट्स सी, मैं फिर कहता हूँ कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और हमारी पार्टी के लीडर का प्रोगेटिव है, उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां पहले की हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हमने किसी और को लेके आना है, तो फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है। यूं लग रहा था जैसे फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रही है। आज मैं सारा दिन चैनल्स पे सुनता रहा हूँ। ये फैसला तो इख्तियार हमें दे देना कि हम, हमारी पार्टी हमने इख्तियार दे दें कि हमने किसको लेके आना है, कौन चीफ मिनिस्टर होगा। चले, ये तो आप मानते हैं कि अगर ये फैसला आप करेंगे तो इस फैसले से चले ऑपोजिशन का थोड़ा सा मौकिफ तो स्ट्रांग होगा, कि वो तो पहले से कहते थे कि जी बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बनने के अहल नहीं। चले, खैर इसका जवाब मैं आपसे बाद में दूं। पराचा साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, वो हम सबसे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, एक एहतराम होता है। पराचा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। माजरत के साथ मुझे उनको वक्त देना पड़ा, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। पराचा साहब, बड़ी अच्छी बात है कि इम्तियाज़ साहब ने कही कि चलें, जो मुखालिफिन है, जो अपोजिशन में, वो तो तनकीद करेंगे, लेकिन जो आपके साथी होते हैं, इत्तेहादी होते हैं, कोलिशन में होते हैं, उनका आपसे नाराज़ होना बनता नहीं है, या फिर वो आपके लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकता है हुकूमत के लिए। अब पराचा साहब, एक वक्त था जब जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा। आज वही जमात इस्लामी गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अब जरा दिल की बात खुलकर बता दें आज आप मेरे प्रोग्राम में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात उस्मान बुज़दार साहब की, और मेरे दोस्त हैं शौकत बसरा साहब, इनका मामला ये है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कुछ कहते कहते रह भी गए। पता है इन्हें, सब कुछ पता है कि कुछ कुर्बानी होनी है। ईद कुर्बान आ रही है। अब ये कुर्बानी ईद से पहले होगी या ईद से बाद होगी, मसला सिर्फ इतना ही है कि कुर्बानी तो होनी है। अब ये कि ये कुर्बानी पहले होगी या बाद में होगी, बहरहाल सामने आ जाएगा। मामलात हमारे, चाहे सिंध की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो या KPK में या कहीं भी, हम तो अवाम की साइड पे हैं। हम ये समझते हैं कि लोगों ने क्या जुर्म किया है, इनको वोट दिए हैं, ये जुर्म किया है, इनको इख्तिदार पे लाए हैं, ये जुर्म किया है, इनको वजारतें दी हैं, ये जुर्म किया है, इनके बातों पे, झूठ पे एतमाद किया है, ये उनका जुर्म है। आज लोग भूख, अफलास, महंगाई, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, कई टैरिफ जो है वो बना के, स्लैब बना के लूट रहे हैं महकमे वाले।
और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनकी साबका तकरीरें निकालें, खुद हमारे भाई बसरा साहब की, और इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब, अवाम पिस रही है। और ये कि हमने तहरीके इंसाफ से मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा, हम सिर्फ हुकूमत में उनके साथ थे। आपने जो बात कही, मैं फिजा जरा इसका तस्वीर कर दूं, हम उसमें थे, यानी एक हुकूमत हमने मिलकर की, और हमारे वज़रा की, हमारे मेंबरान असेंबली की कारकर्दगी सबसे बढ़कर थी, और उन पर कोई इल्जाम, कोई चार्ज है। जैसे आप कराची में भी देखते हैं कि कराची के अंदर जमात इस्लामी को ज़िली हुकूमत मिली, तो सबसे बेहतरीन रेपुटेशन जो है वो उनकी थी। सही, ठीक है जी। अच्छा जी, बसरा साहब अब आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। बसरा साहब, चीनी पेट्रोल के बाद अब आटे का बहरान भी सामने आ रहा है, यानी आटा भी महंगा किया जा रहा है। यानी अब बेचारे जो वहाँ में वो रोटी भी ना खाएं, रोटी भी छीन लें उनसे। कभी अद्वियात गायब हो जाती हैं, कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कभी आटा। अब इसका बसरा साहब कोई हल तलाश किया जाएगा, या हमेशा की तरह ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? नहीं डॉक्टर फिजा, देखें इश्यूज आते रहते हैं। हुकूमत का काम यही होता है कि ये जो हर डिपार्टमेंट के अंदर, इदारे के अंदर जो माफियाज बैठे हैं, जाहिर है अब आपको चीनी की माफिया को जब हमने पकड़ा है, एक्सपोज किया, कभी आज तक हमें यही नहीं पता था कि चीनी के रेट तय कौन करता है, किस तरह रेट बढ़ते हैं, किस तरह सब्सिडी दी जाती है, कौन किसको देता है। तो एक वो चीज़ सामने आई। मैं फिर कह रहा हूँ कि बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि 70 साल यहाँ पे आमरीत रही या दोनों पार्टियां रहीं, वहां पर किसी को कुछ नहीं पूछा जाता था। तो बसरा साहब, देखिए अब 2 साल हो गए आपको, अब आगे भी देखिए 3 साल बाद तो आपकी वैसे हुकूमत खत्म हो जाएगी, अगर मुद्दत पूरी हो जाती है। अगर मिड टर्म इलेक्शन का शोर ही मचाया जाता है कि आप तो मुद्दत भी पूरी नहीं करेंगे, लोग कहते हैं चलिए जी अपने और बाइज्जत तरीके से पूरा करेंगे। मुझे बताएं कि अगर इसी तरह के बहरान आते रहे, अब आप कह रहे हैं कि वो मसला पता ही नहीं था चीनी का मसला कैसे होता है, आटे का बहरान, अब कोई और बहरान को, इस तरह तो 3 साल गुजर जाएंगे, आप लोगों को एक्सपोज ही करते रह जाएंगे। अवाम को क्या मिला? बहरान में फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा। हुआ ये है, एक और सवाल जरा सुने, एक्सपोज करना मकसद नहीं होता, फिर उनको सजा सुनाए, करार वाकई सजा सुनाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती करने का सोचे सब बंदे के पुत्र बन जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल आपकी बात से पहुंचा दिया है। आप जी 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 प्राचा साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। मैं ये कह रहा था कि माफिया को हमने सामने पहुंचाना था, माफिया को इन्होंने पहुंचा दिया है, माफिया लंदन में बैठा है। अच्छा मैं अर्ज करूं, सुने, अच्छा बस इसका जवाब तो दे। इस जवाब को आप कैसे गोल कर जाते हैं, जिस तरह नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब की वापसी के सवाल को गोल कर जाते हैं। डॉक्टर फिजा, ये एक नया चैप्टर, लेकिन मैं इसको जवाब दे देता हूं। आपको पता है कि जब ये भेजने लगे थे हमने क्या कहा था? हमने कहा था कम से कम बॉन्ड तो दे दे। आप सबको पता है कि उनको किसने भेजा है, अदालत ने हुक्म दिया, हमने भेजा। अभी तो हम डिमांड कर रहे हैं, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। और मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, देखें फिजा, हमारी हुकूमत में जो भी मसाइल आए, वैसे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक बंदा जमानत लेके चला जाता है बाहर, और हम डिमांडिंग पोजीशन में कि हम डिमांड करें कि प्लीज उसको वापस भेज दें। क्या बात है? नहीं, क्या करें, अदालत ने उनको भेज दिया, अदालत ने कहा जी वो वापस रिपोर्टें भेजेंगे, वापस आएंगे। अब हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। अदालती मामला है, मेरे ख्याल से इसको हम साइड पे रहने देते हैं, ये ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। जी शेख साहब, आप कहिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें जी, मसला ये है जो इस वक्त मुल्क की हालत है, और ये 2 सालों में जो बनी है हालत, ये पिछले 70 साल में इस तरह कभी नहीं हुआ कि जीडीपी हमारी माइनस में चली जाए, और वो 5.4 थी या 5 थी, वहाँ से लेके इन्होंने जो एक नीचे डाइव मारी है, मतलब नोज डाइव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि मतलब पूरे का पूरा उन्होंने ढांचा ही पूरे मुल्क का हिला दिया, डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, IMF की पॉलिसियाँ आ गई, मतलब आप समझे पेट्रोल नहीं है, मतलब मैं किस चीज़ का जिक्र करूँ, आटा नहीं है, मतलब चीनी के बारे में भाई ने मुझे कहा, बसरा साहब ने कहा कि जी कमीशन हमने बनाया, तो कमीशन ने क्या कर लिया? कमीशन ने तो सिर्फ नाम दे दिए, बंदे बाहर चले गए, किसी को अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ना, और मतलब नहीं ये कुछ होगा, ये सिर्फ बातें हैं। और इस तरह मतलब जिस भी इशू में आप देख लें, जितने स्कैंडल इन 2 सालों में अभी आए हैं, आप BRT से शुरू करें, मालम जब्बा देख लें, आप मतलब घी का मसला देख लें, आप आटे का मसला देख लें, ऑयल का देख लें, फर्नेस ऑयल का देख लें, मतलब कोई एक चीज़ तो बताएं, दवाइयों का देख लें, मास्क का देख लें, मतलब हर फील्ड में मतलब एक बात करते हैं कि माफिया है, स्कैंडल पड़े हुए हैं,
माफिया तो उनके अंदर बैठी हुई है ना, माफिया के अंदर बैठी है। और किसी एक माफिया के लिए बताएं कोई कार्रवाई हुई हो, एक आदमी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अच्छा शेख साहब, एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, तो मुझे ब्रेक पे जाने मैं चाहती हूँ। ब्रेक से पहले जरा मैं इस सवाल का भी जवाब आपसे ले लूँ। शेख साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कौमी मंसूबों को हमने देखा है कि सियासत की नज़र किया जाता रहा। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, जिसको भी देखें, अगर खासतौर पे नून लीग और तहरीक इंसाफ में हम देखेंगे दौड़ बहुत ज़्यादा रही कि वो हर मंसूबे को अपना नाम देते रहे। अब आज भी द्यामिर भाषा डैम को नून लीग नवाज शरीफ की कामयाबी करार दे रही है, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की कामयाबी करार दे रही है, सी पैक पर भी इसी किस्म का रवैया हमने देखा। सर, ये कौमी मंसूबों पर इस तरह का रवैया करना क्या मुनासिब है? देखिए जी, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इंकशाफ करूं। ये जो द्यामिर भाषा डैम का प्रोजेक्ट है, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने का शुरू करदा प्रोजेक्ट है। मैं खुद उस ज़माने में वज़ीर था, मैं खुद उधर गया हूँ जिस दिन इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, मैं खुद वहाँ मौजूद था द्यामिर भाषा की जगह पे। और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया और फिर ये स्लो चलता रहा। फिर इस पर कभी सियासत होती रही, कभी कुछ हुआ, लेकिन द्यामिर भाषा पे तो सियासत नहीं हुई है। मतलब वो गवर्नमेंटों की, मतलब आप देखें कि शुरू था, काम तो वहाँ से चल रहा है, वो उसी ज़माने से चल रहा है। गो के स्लो था, कभी फंड्स की बात की जाती थी, कभी कोई और टेक्निकल बात की जाती थी, तो अभी भी वहाँ काम चल रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में इस गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी कंट्रोवर्शियल नहीं करता हूँ कि जल्दी से पूरा करें। नंबर एक। नंबर दो, सी पैक के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने का वो प्रोजेक्ट है। उसी ज़माने में शुरुआत हुई बातचीत की और वहीं से जी शेख साहब, जिस तरह आप लोगों ने 5 साल में पूरा किया था, ये उसी ज़माने 2008 से 2013 में हुकूमत थी ना, उसमें पूरा हो गया था। ये क्या तो वैसे तब आप किस पार्टी में थे? भी याद करें, मुशर्रफ के दौर का मंसूबा था, तो बताएंगे 2008 से देखें। बीच में ना बोले ना, मैं तो कह रहा हूँ उस वक्त नहीं बना था, मैं पीपल्स पार्टी में था, उस वक्त एक ईंट भी नहीं लगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक ईंट भी नहीं लगी जब मैं पीपल्स पार्टी में था। नहीं, जनरल मुशर्रफ ने देखें जी, मतलब अभी आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त बात करते तो आपकी हिम्मत का पता चलता ना। ये भी बात कर रहे हैं आप, उस वक्त तो और बातें करते हैं। और बसरा साहब ऐसे एक वाइटल नोट पे बात कर रही हूँ, साफ करते हैं कि अगर आप अपनी पीपल्स पार्टी में तो आप इतनी सच्चाई ना बताते कि तब एक ईंट भी नहीं लगी। अब आप पीपल्स पार्टी में नहीं तो आपने चले सुकर सच बोल दिया। शेख साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी हमें सच ही बोलना चाहिए, जो नहीं बोलते। देख लें इसमें कितना काम हुआ। चलिए यहीं से डिस्कस करेंगे। आप दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, राजा साहब मुस्कुरा रहे रहना चाह रहे हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देती। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ शेख साहब और फरीद पराचा साहब। पराचा साहब, आप मुस्कुरा रहे थे जब बसरा साहब और शेख साहब लाइटर नोट पे लड़ाई कर रहे थे। लाइटर नोट कह देती हूँ, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था। जी कर रहे थे, मैंने तो ये कहा था, एक फिक्रा कह दूं, मैंने ये कहा था पराचा साहब की इजाजत से, मैंने कहा था कि परवेज मुशर्रफ, ये लाइटर नोट करके ना सियासत में बड़ी बचत कर लेते हैं। मैंने कहा मैं भी जरा आप लोगों से कुछ सीखूं। परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक बता दें, क्या एक ईंट भी वहां पे लगी है? क्या कोई काम हुआ? मैंने तो ये बात पूछी थी। ठीक है, मेरा ख्याल है। चले शेख साहब भी कुछ कह रहे थे, पराचा साहब पहले आपकी तरफ। देखिए जी, वो वहां मैं तो इस पे मुस्कुरा रहा था कि शौकत बसरा साहब किस दौर का ये हिसाब देंगे, और इनके साथ जो असेंबली में बैठे हैं वो सारे अदवार के लोग हैं। उन्होंने नून भी गए हैं, काफ भी गए हैं, फौज में भी गए हैं, पीपल्स पार्टी में भी गए हैं। अब कौन किससे हिसाब लेगा और कौन किसका हिसाब देगा? माफिया तो सारा अपने साथ समेट लिया है। वो कहते हैं ना, तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। तो अब वहां पे जाके वो सारे पवित्र हो गए हैं, पाक हो गए हैं। अच्छा जी शेख साहब, आप कुछ कह रहे थे। पिछले 5 साल हम अच्छे थे जब आप हमारे साथ थे। अब आप देख लें, हमारा गिला कर रहे हैं। हमारी हुकूमत एंजॉय की 5 साल आपने, अब आप कह रहे हैं कि हम अच्छे नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सामने है। बात होती रहेगी। मैं जी शेख साहब, मैं अपना बसरा साहब को बता दूं कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इनका जो
ग्राउंड ब्रेकिंग, उसकी तो मतलब पूरे वीडियोज़ हैं, पूरी चीज़ें हैं, जो जिसका ड्यू शेयर है, मतलब हक की बात है, वो करनी चाहिए। प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, मतलब अब जिस तरह पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है वो मतलब जुल्फ़िकार भुट्टो ने शुरू किया, शहीद ने, उसके बाद चलता रहा। मुख्तलिफ हुकूमतों में नेशनल प्रोग्राम इस तरह ही चलते हैं, तो ये भी एक नेशनल प्रोजेक्ट है जो भाषा ड्यामीर। और आपने काला बाग तो मतलब कंट्रोवर्शियल है, सिंध के खदशात हैं जो कि मतलब दूर नहीं हो पा रहे, तो मतलब इसलिए उसको तो बनाना जो है वो मतलब मुमकिन नहीं। तो ये जो है चीज़ बन रही है तो ठीक है, मतलब पाकिस्तान की चीज़ है, लेकिन जिसने भी इसका बुनियाद डाला, जिसने भी बात की, जिसने भी काम किया, तो उसकी बात तो ज़रूर करनी चाहिए ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर दूसरी तरफ आता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ हमें एक बता दे, एक प्रोजेक्ट बता दे जो उन्होंने किया हो अपने तौर पे। इन्होंने कहा कि जी हम बिलियन ट्रीज़ लगाएंगे, अब पता नहीं किधर है वो, मतलब माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लेके देखना पड़ेगा कि बिलियन ट्रीज़ कहाँ हैं। BRT का देखें, पूरा शहर उन्होंने खोद के रख दिया, 4 दफ़ा टाइमिंग दी और इंक्वायरी हुई तो मतलब उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया खुद गवर्नमेंट ने, तो मतलब वो वहीं बंद पड़ा हुआ है। उस पर स्कैंडल्स और पता नहीं उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी उन्होंने, वो अभी तक भी मतलब वो चीज़ पूरी नहीं हो सकी, बल्कि अभी भी मतलब उसका कोई उम्मीद आसरा नहीं है कि वो यानी हम ये कह सकते हैं। आलम जबा का ठीक है जी शेख साहब, आपने इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे, आपने जो सवाल किए बसरा साहब से जी, इन्होंने कहा कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। और ठीक है, और सबसे ज़्यादा अभी जो हाउसिंग जो उन्होंने स्कीम दी है, उसमें पहले तो हर उस गरीब आदमी, शरीफ आदमी जो 50,000 की शॉपिंग कर रहा था, कह रहे थे शनाख्ती कार्ड दे दो और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें देख लेंगे, और मतलब उसके आगे पीछे पूरा हिसाब निकालते थे। अभी वो कहते हैं कि जितना पैसा है आप लाओ और ब्लैक मनी वाइट करो। तो ये क्या मतलब एनआरओ नहीं है ये मतलब ये मतलब एक तरफ तो आप आम आदमी को 50,000 से ऊपर शॉपिंग करने नहीं देते और मतलब उस पर डंडा उठा के बैठे हैं कि ये यूँ ना करो और यूँ ना करो और ये कागज़ दो। उधर से आप कहते हैं जो भी आपके पास ब्लैक पैसे हैं आप वाइट कर लें, हम आपको इजाज़त देते हैं। तो मतलब ये इकोनॉमी कैसे चलेगी? इनके बस की बात नहीं है ये, मतलब इनको समझ में नहीं आ रही कि इकोनॉमी मतलब होती क्या है। बाहर से IMF के लोग लाएं ये लोग और वही मतलब इनका आगे पीछे चला रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये लोग बेहतर कर सकते हैं। अच्छा बसरा साहब, ये तो मतलब, बड़ी ना ये शेख साहब ने तो मेरी दिल की बात कह दी। लास्ट जो जुमला बोल दिया कि इतने लोग आप बाहर से जो लाए, मतलब फलां की डिग्री यहाँ से, फलां वहाँ से क्वालिफाइड है, वो फला 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 क्वालिफाइड कितनों के नाम ले, वो मतलब बाकी अगर नहीं चला पा रहे तो फिर किससे पूछे बंदा? वैसे हिम्मत है पीपल्स पार्टी के, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ मैं खुद इनका हिस्सा रहा कि जिन लोगों ने 32,000 अरब का कर्जा छोड़ा इस मुल्क के अंदर, मैं चैलेंज से कहता हूँ शेख साहब बता दें कोई ऐसा इदारा जो ये मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों, कोई ऐसा बताएं कि पाकिस्तान गिरवी रख के दोनों पार्टियों ने कर्जे लिए, हर पैदा होने वाला जो 1.5 लाख का मकरूज किया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तो कर्जों में डूब गया। इनकी एम्पायर्स, इनकी शहनशाहियत, अच्छा बसरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं बड़ी माजरत के साथ, एक मिनट यहीं से जरा मुझे एक जवाब दीजिएगा। आपको जब पता था, जब आप बार बार ये बात कहते हैं कि जिस तरह 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, टेन्योर पूरा किया, फिर नून लीग की हुकूमत आई, टेन्योर पूरा किया, वो अलग बात है कि दोनों के वज़रा आज़म चेंज हुए थे। मुझे बताइएगा कि अब ये टेन्योर आप लोग पूरा करें, अल्लाह करे आप लोग पूरा करें। जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि आप लोग टेन्योर पूरा करें और आपके वज़ीर आज़म भी यही रहे पूरे 5 साल, वो पिछले 2 अदवार वाली हिस्ट्री ना दोहराई जाए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों को जब पता था कि मुल्क इतना मकरूज है, और आप ये कहते हैं दोनों पार्टियां पिछले 10 साल से जो मुसलसल एक जमहूरियत चली आ रही थी तसलसल के साथ, जब आपको पता था मुल्क यहाँ पर, इतने बड़े बड़े दावे किए क्यों? इतने लाख नौकरियां, इतने लाख घर, ये कर देंगे वो कर देंगे, कैसे करना था? अब लोग तो पूछेंगे ना। लॉजिक का आपका, आपने बड़ा सही आपका सवाल है। मैं तो आपने बड़ा परमानेंट क्वेश्चन किया है डॉक्टर फिजा। होता यह है कि हमें एक स्टेटस को के खिलाफ, एक हूँ तो आडी वारी कल साड़ी वारी, उनके खिलाफ जो एक ऐसी पार्टियां जिनको 2 पार्टी सिस्टम रहा, उनके खिलाफ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, और आप अंदाज़ा करें कि जाहिर है कि जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट को हाथ डाला, अभी स्टील मिल की बात कर लें 600 अरब के कर्जे में, PIA को हाथ डाला 500 अरब के कर्जे में, और ऊपर हुआ क्या, जाली लाइसेंसों वालों को हरथाम भर्तियाँ किया, जाली लाइसेंस वालों को नौकरियां दी। अब जाहिर है अब जब आप ड्राइविंग सीट पे आके बैठते हैं तो आके देखते हैं कि ये तो हमें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, और हमने जैसे जैसे चीज़ों को हाथ डाल रहे हैं वो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं,
क्योंकि माफिया को जब हाथ डालते हैं वो स्टेटस को आपसे लड़ता है, इसलिए टाइम लगेगा। इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर उनका बदतरीन दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकता। वो उनको आपकी आला तरीन अदालत ने सादक और अमीन डिक्लेयर किया। अब चीजें जो है वक्त लगेगा ठीक होने में, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 70 साल ये मुल्क स्टेटस को की हालत में रहा है, बसरा साहब, अगर वक्त आप लोगों के पास खत्म हो गया, मतलब अगर 3 साल भी ऐसे गुजर गए ये कहते कहते कि वक्त लगेगा, तो अगला वोट आपको कैसे मिलेगा अगले इलेक्शन में? फिर राजा साहब मुझे बताएं, फिर इसका मतलब है कि 2 साल मतलब ऑलमोस्ट आधी मुद्दत पूरी हो गई। 1 मिनट, अगर आधी मुद्दत खत्म हो गई फॉर एग्जाम्पल राजा साहब, तो मुझे बता दें कि फिर इसका मतलब है कि इन्होंने घुटने टेक दिए सिस्टम के आगे। फिर इनके लोगों ने बैठ के, उस्मान बसरा मुझे 2 दिन पहले प्रोग्राम में बैठ के कह के क्या जी सदारती निजाम आना चाहिए, नहीं सदारती निजाम की तो बहस छिड़ पड़ी है, इसका मतलब है कि घुटने टेक दिए कि अब सदारती निजाम ही हल है। फिजा, हम ये समझते हैं कि इनसे ज्यादा नाकाम कोई हुकूमत और नहीं रही। एक तो यह है कि कोई फर्क नहीं है। ये अभी बात कर रहे थे कि अचानक हमारे इल्म में आ गया। क्या अचानक आ गया? आपका वजीर खजाना वही है कि जो पिछली हुकूमतों में था, आपका वजीर खारजा वही है कि जो पिछली हुकूमतों में था। मैं गिनते चले जाऊं तो वो सारे के सारे वो अफराद हैं कि जो सारी हुकूमतों में थे। क्या चीज आपके लिए अचानक इंकशाफ हुआ कि मुल्क तो खोखला था और हम ऐसे दावे कर रहे थे? अब सवाल यह है कि ये सारी चीजों में जिस चीज को हम सबसे ज्यादा हम अपनी सतह पे जमात इस्लामी नुकसान समझती है, वो ये है कि जो लोगों का एक तब्दीली का ख्वाब था, जो एक उम्मीद थी कि कोई और ठीक कर सकता है, और वही जो एक बारी का बुखार था इस कौम को, उससे कोई निजात मिल जाएगी, तो इन्होंने वो ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया है। अब लोग समझते हैं कि जी ये कुछ भी नहीं, यानी हम जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम दावा नहीं करते, हमने अमलन करके दिखाया है, कराची में दिखाया है, अल खिदमत फाउंडेशन हमारा सारे निजाम कर रहे। मैं जिस बात की तरफ आ रहा हूं वो बात यह है कि जो मईशत है वो इंतहाई खोखली हो गई है। आप जीडीपी को देख लें, कर्जों को देख लें, 114 अरब डॉलर का कर्जा। मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। 4 से 5 मिनट में इम्तियाज साहब आपसे मैं एक सवाल पूछना। जी कहिएगा फिक्रा। डॉक्टर फिजा एक फिक्रा। राजा साहब, तहरीक इंसाफ पिछले 5 साल में कामयाब, तहरीक इंसाफ पिछले 5 साल में कामयाब थी क्योंकि आप तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में हैं, हम हुकूमत में थे। अब तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे नाकाम है क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है, आप अपोजिशन में है, इसलिए हम नाकाम हैं। बिल्कुल आपका लॉजिक। मैं देखना ये इस जुमले का भी मैं जवाब दे लूंगा। फिजा, आप तो सवाल करना चाहती हैं तो सेक्शन फिगर बता दूं आपको। अच्छा शेख साहब से, अच्छा साहब से मैंने सवाल पूछना है, फिर मुझे शेख साहब से कुछ पूछना है, इस बहस को खत्म करते हैं। पर अच्छा साहब मुझे पता है के इलेक्ट्रिक के सीईओ कहते हैं कि जो पिछले 2 से 3 सालों में जो काम हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, इन पर अफसोस है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत कार्रवाई करने से क्यों कासिर है, ये बता दे जरा प्राची साहब, फिर मैंने शेख साहब आपसे कुछ पूछना है। जी नहीं, बिल्कुल, यानी देखें ना, ये के इलेक्ट्रिक का मामला ये है कि इन सबको इस्तीफे देने चाहिए, हुकूमतों को, वज़रा को, जो वफाक में है, जो यहाँ पे हैं। यानी लोड शेडिंग इंतहाई 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, 3 रुपए का टैरिफ में इन्होंने इजाफा किया है, सब बेबस दिखाई देते हैं, झूठ बोल रहे हैं। यानी अब हुकूमत भी एहतजाज करने वालों में, ये भी कभी होता है कि पीटीआई भी कर रही है, एमक्यूएम भी कर रही है, लोड शेडिंग भी जारी है, धरना भी खत्म हो गया। ये जमात इस्लामी है और हाफिज नईमुर रहमान है कि वक्त की कमी है। शेख साहब मैं आपसे सवाल अब शायद नहीं पूछ पाऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर दफ़ा हर बात पे, मतलब जब भी बात करते हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त हमारे, तो वो यही कहते हैं कि जी कर्जा कर्जा कर्जा, इस मुल्क को कर्जा खा गया। मैं अभी कर्जे की फिक्र बता रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान जब इनकी हुकूमत आई थी तो 29 ट्रिलियन 29.8 ट्रिलियन कर्जा था। आज है ये 42.8, 13 ट्रिलियन खरब 13 खरब रुपए इन्होंने 21 महीने की हुकूमत में इन्होंने लोन लिया है, जो कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सबसे ज़्यादा है। और तकरीबन ये 619 बिलियन हर महीने कर्जा उठा रहे हैं
और 20 बिलियन तकरीबन रोजाना के हिसाब से कर्जा उठा रहे हैं। और ये जो कि मतलब तमाम हुकूमतों ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि डॉक्टर्स की कुर्बानियां, उनके सेक्रीफाइसेस और कोरोना, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और भाई मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त आइसोलेशन में हूँ, मेरे पास कोई आईसीयू नहीं है, चाय पी रहा हूँ, मौजें लूट रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हफ्ते के बाद वापस आपके पास हूँ। तो दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी की बात नहीं। शुक्रिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइनर्स, हमारे डॉक्टर्स जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसानियत की जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इन मुजाहिदों में कई मुजाहिद ऐसे भी हैं जो इस जंग में ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, जिनका क्लिप आप अभी देख रहे थे, वो भी इन शहीदों में शामिल हो गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 14 जून से ज़ेरे इलाज थे ये, और 3 दिन पहले डॉक्टर मुस्तफ़ा को सांस लेने में अचानक शदीद तकलीफ़ हुई, जिसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थे और उनके फेफड़ों से खून बहना शुरू हो गया, और आज सुबह खालिक हकीकी से जा मिली। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मैं आपको बताऊं कि नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर और एक माहिर सर्जन भी थे। ये कितना बड़ा नुकसान है और इनकी क्या खिदमात थी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं भी यही देख रही थी कि कितने पॉजिटिव थे वो, और बीमारी के बाद भी बड़े पूरी उम्मीद थे कि ठीक हो जाऊंगा। ये देखिए मेरे हाथ में चाय का कप है, और यकीन जाने मेरी आंखें नम हो रही थी क्लिप देखते हुए। आपने अगर उनके साथ काम किया तो ज़रा बताइएगा उनके बारे में, कैसा काम करे थे, कैसी तबीयत के मालिक थे, और ये कितना बड़ा नुकसान है उनकी मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तो उनके साथ काम नहीं किया क्योंकि वो नेशनल में मेडिकल यूनिवर्सिटी में थे वाइस चांसलर, और लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और मैं इसको कहता हूँ इररिपेयरेबल नुकसान है कि ये कभी भी ये रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि जो चला गया इस दुनिया से वो चला जाता है, और अपने जो किए हुए जो परफॉर्मेंस है उससे वो लोगों को के दिल में जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर, आज पाकिस्तान में 2 ऐसे लोग तिब के शोबे से इंतकाल कर गए कोरोना की वजह से, जिसमें कि एक मुस्तफ़ा पाशा साहब हैं, जो कि जिनका बड़ा काम है, और ख़ासकर कोविड के ज़माने में इनका बड़ा काम रहा, और कराची में सिंध में एक बहुत बड़ा नाम जो ऑर्थोपेडिक के हवाले से यूनुस सोमरो साहब, प्रोफेसर यूनुस सोमरो साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक के ऐसे नाम थे जिनको कि लोग जानते थे, उनका बड़ा काम था। इन्होंने रिहेबिलिटेशन यहाँ सिविल हॉस्पिटल में कायम किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज सुबह जब हमें ये खबर आई तो बड़ा दिल ख़राब हुआ कि काश के ये इस तरह के लोग और ज़िंदा रहते, लोगों की खिदमत करते। और मैं समझता हूँ कि ये लोग इंसान तो थे अच्छे, लेकिन सर्जन बहुत अच्छे थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब बहुत अच्छे सर्जन थे। पेशेंट्स के केयर के जहाँ तक मैं बात करूँ कि केयर जो मैंने मालूमात की है उनके तमाम उनके दोस्तों से, आज मैंने जो मालूमात की है कि वो बहुत अच्छा मरीज़ों का जो केयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डॉक्टर्स अपने मरीज़ों का कितना ख्याल रखता है और कितना उसका रवैया मरीज़ों के साथ कैसा रहता है। तो वो एक बहुत अच्छा रवैया रहता था पेशेंट के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो उनके साथ लोग काम करते थे उनके साथ। यही वजह है कि वो अपनी बातों से काफ़ी मरीज़ को वो ठीक करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। और
मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आई मस्ट सल्यूट देम ऑल, जितने भी पाकिस्तान में सीनियर जूनियर यंग डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ये सारे के सारे जो एटलीस्ट अभी जो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने जो हमने एक लिस्ट बनाई है उसके तहत 93 डॉक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं और 19 पैरामेडिक्स जो है और नर्सेज वो भी इंतकाल कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। और फिजा आप देखिए कि ये पिछले कोई 2 हफ्ते के अंदर मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन रोजाना एक ना एक डॉक्टर चला जाता है। आज तो 2 गए, एक दिन 4 डॉक्टर चले गए एक दिन में। तो ये एक हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं यही जानना चाह रही थी, आपकी बात मैं काट रही हूँ, मैं चाह रही थी आप अपनी बात मुकम्मल करें। डॉक्टर साहब अभी भी वो लोग जो कहते हैं कि कहाँ है कोरोना, दिखाएं, नजर नहीं आता, उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है ये? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। आज भी मैंने कहीं पे ये बात कही है कि देखिए ये 92 डॉक्टर्स जो मर गए हैं, यकीनन कोरोना मौजूद है और ये वो डॉक्टर्स हैं जो जान के खुदकशी नहीं कर रहे। इन्होंने इस तरह तो खुदकशी की है, अगर आप अदर वे राउंड देखें कि इनको क्या जरूरत थी कि मरीजों को देखना और उनके साथ सारी तीमारदारी करना, और सारी बात है, इनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, इनका एक्सपोजर ज्यादा होता है। एक चीज बिल्कुल, और एक चीज में आप पहले भी आपके तवज्जुह से मैं बता चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा मैं ये इसका जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो 93 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं, ये वो डॉक्टर्स, उसमें 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि कोरोना के मरीज देख रहे थे आईसीयू के अंदर, यानी उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा कवर किया हुआ था क्योंकि देखने ही कोरोना के मरीज थे, डायग्नोज केसेस। लेकिन ये 3 के अलावा जो 90 डॉक्टर्स मरे हैं वो कोरोना के मरीज नहीं देख रहे थे, वो अपने अपने शोबे के थे। जैसे कमाल पाशा साहब जो है वो जनरल सर्जन थे, इसी तरह से जो आज इंतकाल करके सीनियर डॉक्टर यूनुस सोमरो साहब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। इसी तरह से देखिए हमारे जो मेरा शोबा है ईएनटी का, 3 डॉक्टर पेशावर के अंदर केपीके के अंदर 3 ईएनटी के डॉक्टर इंतकाल कर गए। इसी तरह से गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं नाक कान गले के, वो भी बड़े रिस्क पर होते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आपको कोरोना के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं किसी को भी, तो गला खराब होता है या आपको जुकाम की शिकायत होती है, सबसे पहले तो उनको नहीं पता उनको कोरोना है, वो ईएनटी के पास ही जाते हैं और फिर आप टेस्ट अगर रेकमेंड करें या पता चले आपको सिम्टम से तो आप बताते हैं कि जी कोरोना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है फिजा। और हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हम मरीज के नाक कान और गले को करीब से देखते हैं और जितना सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है हम नहीं कर सकते। हम कोई 1 फीट के फासले से काम नहीं मुआयना कर सकते। बहुत ज्यादा हो गया आपका पेशेंट के साथ। मतलब 6 फीट के फासले जो हम लोगों से कह रहे हैं कि आप 1 मीटर का फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो हम नहीं कर सकते। हम तो गले को करीब से देखते हैं, नाक को करीब से देखते हैं। इसी तरह से मैं बता रहा था कि जनरल फिजिशियन है वो इंतकाल कर गए, गायनेकोलॉजिस्ट इंतकाल कर गई, ईआर में जो काम करते थे, इमरजेंसी में जो लोग काम करते हैं वो बड़े वल्नरेबल है। तो इस तरह से है जो है ये 90 डॉक्टर वो है जो कि वो अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि दूसरे फील्ड के हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं तमाम इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कि अपनी बाजी हार गए। और मैं आपके तवज्जुह से दोबारा मैं कहता हूँ कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को जो इंतकाल कर गए, इनके फैमिली के फ्यूचर्स के लिए जो हमने डिमांड की थी उसकी अनाउंसमेंट भी शायद हो गई है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया कि इनको शहीद अलाउंस या शहीद पैकेज का जो किया गया था वो प्लीज इनको देना चाहिए, या ये इनका हक बनता है। और ये हेडलाइंस का वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।